दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से 2026 का साल कई सारे परिवर्तन का गवाह बनने जा रहा है, उस परिवर्तन के दौर में क्या बिहार एक बार फिर परिवर्तन की तरफ जाएगा? नीतीश कुमार बिहार में एक बार फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं और जब नीतीश कुमार यात्रा पर निकलते हैं तो विकास कार्यों के साथ साथ जदयू कार्यकर्ताओं और जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के बीच और जदयू के संबंधों के बीच किस तरह की चर्चाएं चल रही है, उसका खुद वो फीडबैक भी लेते हैं। और ये बात बिहार में किसी से छिपी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को अब लगता है, उनके कार्यकर्ताओं को जमीन पर लगता है कि मुख्यमंत्री पद तो अब लगभग हाथ में आ चुका है। ये सिर्फ समय की बात है कि नीतीश कुमार से कब इसे खाली कराया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच जब नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, तो क्या इस यात्रा की वजह से बिहार का प्रस्तावित कैबिनेट विस्तार टल जाएगा? और कैबिनेट विस्तार टलने की जो बातें हैं, उसके बीच में कुछ समाचार पोर्टल और चैनल्स ये भी खबर चला रहे हैं, कल परसों मैंने इसे देखा था, कि क्या कैबिनेट विस्तार के पहले बिहार में विपक्ष बदल जाएगा? कई सारे ऐसे सवाल हैं कि आखिर नीतीश कुमार को यात्रा पर निकलने की नौबत क्यों आ रही है? नीतीश कुमार जब भी यात्रा पर निकलते हैं, तब वो कोई ना कोई नया मैसेज देते हैं। याद कीजिए, जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को सत्ता सौंपी थी, उस वक्त भी वो बिहार के इलाके में अलग अलग गांवों में घूमकर फीडबैक ले रहे थे कि अब जेडीयू को लोकसभा चुनाव 2014 में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद क्या करना चाहिए। तो जो सामने निकल कर आया था, वो यही निकल कर आया था कि नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल को राजनीति में, जिसे कुछ लोग खासकर गैर भाजपा दल जिसे फिरका परस्त ताकतें कहते हैं, उन फिरका परस्त ताकतों के मुकाबले के लिए लालू यादव और नीतीश कुमार को एक होना चाहिए। आज लालू यादव की तरफ से एकता के लिए शर्तें रखने वाली कोई स्थिति नहीं है और यह स्थिति नीतीश कुमार के लिए आदर्श है। लेकिन एकता कब होगी, किस फॉर्मेट में होगी, किस तरह की परिस्थितियों में होगी, इसके पक्के समय का आकलन हम भले ही ना कर पाए, लेकिन यह बात जरूर है कि एकता होगी और 2026 में ही होगी। और इसलिए भी यह बात करीब करीब तय मानी जा रही है क्योंकि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और बंगाल का चुनाव जीतकर सर्वशक्तिमान बनने की स्थिति में नहीं आने देंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान होने के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर नीतीश कुमार को अपने गठबंधन में उनकी पार्टी को तहस नहस कर सकती है। तो क्या इस परिस्थितियों में नीतीश कुमार की यात्रा बिल्कुल अलग अंदाज में जाएगी? और नीतीश कुमार ने अब तक अपने करियर में कितने लोगों को उत्तराधिकारी बनाने की बातें खुलकर भले न कही, लेकिन इशारों इशारों में कही, और उन उत्तराधिकारियों का क्या हाल हुआ, वो ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ साझा करेंगे। लेकिन उत्तराधिकारी का सवाल बाद में। ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ आए हैं, उनका स्वागत हम सबसे पहले करें। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। और हमारे दर्शकों को आपकी बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। बीच में आप निजी व्यस्तताओं में व्यस्त थे तो समय नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन हमारे दर्शकों को काफी प्रतीक्षा रहती है। जरा ये बताइए कि नीतीश कुमार, कहा जा रहा है कि धन्यवाद यात्रा भी नाम हो सकती है या कुछ और नाम हो सकता है, कौन सा धन्यवाद देने जा रहे हैं? 43 से 85 पर ताकत को दोगुनी करने का, या राष्ट्रीय जनता दल को इस हालत में लाने का कि अब राजद नीतीश कुमार के सामने बिल्कुल आज्ञाकारी पार्टनर की भूमिका में नजर आए? देखिए, जिस प्रकार से मैंडेट मिला एनडीए को, और एनडीए का यदि चेहरा आप देखें तो नीतीश कुमार था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो ये सफलता मिली है उसमें नीतीश कुमार का रोल मैं समझता हूँ, हो सकता है मेरा व्यक्तिगत राय हो, नरेंद्र मोदी से बड़ा मैं मानता हूँ। क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पंडित बाद में, शुरुआती दौर में तो नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में ये मानने लगे कि नीतीश कुमार ही वो चेहरा है जिसके कारण एनडीए को एज मिल रहा है। नीतीश कुमार ही वो चेहरा है जिसका महिलाओं का विशेष झुकाव एनडीए की तरफ है। और आपने चुनाव में भी देखा कि नीतीश कुमार एक इपिक सेंटर बन गए थे एनडीए के लिए। तो और जिस प्रकार से जनता ने मैंडेट भी दिया, 43 से कहा आप 87-88 एग्जैक्ट आंकड़ा आप बता सकते हैं, 87-88 इनके विधायक हैं। तो एक बड़ा मैंडेट हुआ, थंपिंग मेजोरिटी हुआ, कोई ये आकलन भी नहीं कर सकता था। खुद अमित शाह जो भाजपा की तरह से चाणक्य माने जाते हैं, उन्होंने भी 160 का आंकड़ा हम लोगों को दिया था। 200 पार करना, वो भी जब आप 20 सालों से सत्ता में हैं, एक बहुत बड़ी बात।
तो जी कोई भी कितना भी पॉपुलर चेहरा हो अभिषेक जी, एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी को डाइल्यूट किया नीतीश कुमार ने अपने आप को जिस प्रकार से पेश किया, और एक ऑप्शन भी नहीं था, तेजस्वी यादव अपने आप को ऑप्शन बना नहीं पाए। तो इन तमाम जो चीजें हुई, डेवलपमेंट हुआ, और जिस प्रकार से जनता ने मैंडेट दिया, आशीर्वाद दिया, तो उस आशीर्वाद, जिस प्रकार से आशीर्वाद मिला है, उसको एक तरह से नीतीश कुमार धन्यवाद देने के लिए यात्रा पे निकले हैं। एक दूसरी बात, नीतीश कुमार उन लोगों को भी मैसेज देना चाहते हैं, एक रणनीति के तहत इस कार्यक्रम को मतलब बिल्ड अप किया गया है, कि जिन लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार अब उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां से अब उनको राजनीति में अलविदा हो जाना चाहिए, तो नीतीश कुमार दिखा देना चाहते हैं। इस कड़ाके के ठंड में भी नीतीश कुमार बिहार के सघन यात्रा पे निकल रहे हैं, विभिन्न जिलों में जाएंगे, जो तमाम सरकार के जो योजनाएं हैं किस प्रकार से मतलब उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है धरातल पे, उसको देखेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और मतलब एक इससे उससे क्या होता है कि एक तो मतलब मॉनिटरिंग भी होती है अभिषेक जी, दूसरा कार्यकर्ताओं में वो उत्साह होता है कि हमारे नेता, हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं, हमारे बीच हैं। हमारे जी जो जो उनके कुछ जनता के भी कंसर्न होते हैं, कुछ कार्यकर्ताओं के कंसर्न होते हैं। कार्यकर्ताओं का भी मतलब ये मतलब उम्मीद होता है कि हमारी हमारी बातों को नेता सुने। तो तमाम चीजें जो एक्सरसाइज होगी उससे पार्टी और एनडीए मतलब जो जो गठबंधन है उसको फायदा होगा। और तो मैं दो इसका ये फैक्टर देख रहा हूँ, एक तो जनता को धन्यवाद देने के लिए, दूसरा उन पत्रकारों, उन नेताओं को गठबंधन सहयोगी सहयोगी भी आप कह सकते हैं, तमाचा मारने के लिए, जो नीतीश कुमार के उम्र को लेकर तरह तरह के अटकलें बनाई जा रही है कि नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव में है कि उसके बाद उनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार सक्रिय हैं, जैसे लगता है जैसे 40-45 साल का कोई मुख्यमंत्री हो और सक्रिय हो, कड़ाके की ठंड में निकल जाना, लोगों के बीच चले जाना, तो ये एक एक मैंने मैं समझ पॉजिटिव साइन मानता हूँ जेडीयू के लिए। जी सर, जो पॉजिटिव साइन आप जेडीयू के लिहाज से कह रहे हैं, इसे मान रहे हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार को अंधेरे में रखने की कोशिश करती है, कि नीतीश कुमार कम से कम निकले, नीतीश कुमार जमीन पर जाकर हकीकत ना देख पाए। ये चीजें कहा जाता है कि बीजेपी चाहती है सिस्टम एक तरह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कैप्चर करके रखे। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि सिस्टम पर पूरी तरह से नीतीश कुमार की नकेल है। अब जरा आप देखिए, गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग और पूरी रिपोर्टिंग कहा जा रहा है कि वो जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग जो मुख्यमंत्री के पास है वो यथावत बनी हुई है, सारी रिपोर्टिंग वहीं हो रही है। दूसरी बात, जो दूसरे डिप्टी सीएम थे जिनको थोड़ा कम महत्व दिया जा रहा था, वो तो मैन ऑफ द मैच निकले हैं। सही, और वाकई वो अच्छा काम कर रहे हैं। अब आप बताइए, जो स्थिति बनी हुई है, किसी की जमीन का पर कोई दावा कर दे रहा था कि हमारा है, बिना चौहद्दी का दाखिल खारिज करा के रख लेगा, दावा करेगा कि हमारा है, दखल कब्जा इसका है, उसको कोई मतलब बिहार, पूरा बिहार इससे परेशान था। लेकिन जिस प्रकार से विजय सिन्हा काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार की इसके पीछे एक पूरी स्ट्रेटजी है कि विजय सिन्हा को, चूंकि सम्राट चौधरी का कद भाजपा बढ़ाना चाहती थी, कि अब सम्राट चौधरी खुद बढ़ाना चाहते थे, उनके घर जाकर के उनके पिताजी के जन्मदिन पर नीतीश कुमार कह देते हैं इनको तो हम बहुत आगे बढ़ाएंगे। बहुतों को आगे बढ़ाए थे, प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह, कहने की जरूरत नहीं, उपेंद्र कुशवाहा, बहुत लोग थे, आगे बढ़ाए थे। अब लेकिन दिख रहा है कि यहाँ विजय सिन्हा को जो चर्चा मिल रही है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का प्रशासन बिहार में लैंड माफिया पर, भू माफिया पर कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध बताया जाता है, और ठीक ठाक काम विजय सिन्हा कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ही देखिए ना, आप ही की जमीन, आपका दखल कब्जा, कोई और रसीद कटा के और लेकर के बैठा हुआ है, कह रहा है आपके पास आकर के भाई हमारा है, तो ये बदमाशी तो नहीं चलनी चाहिए। वो काम विजय सिन्हा अच्छा कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये बीजेपी के अंदर भी नीतीश कुमार ने, एक तरफ विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, अब जनता में मैसेज क्या जा रहा है, एक पिछड़ा एक अगड़ा, मतलब बीजेपी अपनी अंदरूनी राजनीति में उलझती जा रही है। क्या ये नीतीश देखिए कुमार का गेम प्लान है या ये स्वतः हो रहा है? देखिए दो दो आपको स्टोरी बता रहा हूँ। एक अभी कुछ दिन पहले राजगीर में सब इंस्पेक्टर की जो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद होता है पैरेड, होता है जनरली पैरेड जो है जो गृह मंत्री उसको लीड करते हैं। मतलब जो पैरेड होता है उसका मतलब जो एक मतलब जो
मतलब जो डीजीपी, एडीजी ट्रेनिंग और जो गृह मंत्री होते हैं वो लीड करते हैं। जैसे ही आपको ये खबर होगा कि कार्ड छप गई थी, उसमें गृह मंत्री का नाम था कि गृह मंत्री इस पैरेड का सलामी लेंगे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार को ये भनक लगी, तमाम जो मतलब प्रोग्राम था उसको मतलब स्थगित कर दिया गया। फिर से निमंत्रण पत्र छपे, समाचार पत्रों में ऐड दिए गए और नीतीश कुमार ने उस फंक्शन को लीड किया। और सम्राट चौधरी का कद कैसे कम किया, मतलब करते हैं नीतीश कुमार, मैं बताऊं। जब विनय कुमार डीजीपी, जो नीतीश कुमार जी। आगे आगे गाड़ी में मतलब खड़े थे, पीछे विनय कुमार, उसके बाद सम्राट चौधरी को इशारा किए तो सम्राट चौधरी आए, उसके बाद विजय चौधरी, श्रवण कुमार और जो कुमार रवि हैं नीतीश कुमार के जो सेक्रेटरी हैं, उनको भी गाड़ी में मतलब पीछे खड़ा कर दिया गया। तो सम्राट चौधरी का एक तरह से कद जो है वहां मतलब बिल्कुल छाट दिया गया, कम कर दिया गया। तो नीतीश कुमार देखिए जो कहते हैं, देखिए जैसे उनके पिता के जन्मदिन के फंक्शन में गए, ये तो कर्टसी कॉल है, कर्टसी कॉल है। और जब आप कर्टसी कॉल में किसी के यहाँ जाएंगे तो अच्छी अच्छी बातें लोग करते ही हैं। अब उनके पिता के सामने क्या कहेंगे कि उनके बेटा को हम नहीं पीछे धकेल देंगे। बहुत से अब पत्रकार जो है, देखिए बहुत से पत्र रोजा इफ्तार में मनमोहन सिंह भी शाहनवाज हुसैन के यहाँ जाते थे। अपनी पार्टी के बहुत से अल्पसंख्यक पत्रकार, नेताओं के यहाँ सुन जाए तो या ना लीजिए, जाए, जब प्रधानमंत्री थे बहुत से तब। बहुत से पत्रकार इस नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर आकलन कर रहे थे कि आप सम्राट चौधरी कुछ दिनों के बाद मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। भैया ऐसी कोई बात नहीं, कर्टसी कॉल में किसी के यहाँ जाएंगे तो प्रशंसा ही करेंगे ना। तो नहीं, सम्राट सम्राट चौधरी चौधरी अच्छे प्रशासक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाजपा की सम्राट अंदरूनी चौ राजनीति में सम्राट वो पिस देखिए, रहे हैं। सम्राट चौधरी में प्रॉब्लम क्या है आप बताता हूं मैं आपको। सम्राट चौधरी को कभी भी बिहार के राजनीति को या हिंदुस्तान की राजनीति को आप समझिए, आप भोकाल क्रिएट कीजिएगा ना तो जनता बहुत जल्दी भोकाल उतार देता है। आप सीएम के पैरेलल अपने आप को समझने लगेंगे, आप डिप्टी सीएम। और आपकी आपकी जो अवस्था है, उम्र है, आपको अभी और सीखने की जरूरत। आपके सीएम नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार के पैरेलल आप गाड़ी का भोकाल, मतलब दो तीन दर्जन गाड़ी जैसे मुख्यमंत्री चलते हैं उस प्रकार का माहौल बनाना, मतलब अपने आप को सीएम सीएम की तरह पेश करना। तो ऐसे में आप करेंगे तो मतलब उससे उससे आप जनता के बीच में भी आपके प्रति एक मतलब एक नाराजगी जो है, नेगेटिव इमेज जो है क्रिएट होती है। तो इससे इनको बचना चाहिए। दूसरी बात, सीएम कौन होगा, यदि नीतीश कुमार सहमत भी हो जाते हैं सम्राट चौधरी के नाम पे, तो इसे बीजेपी को डिसाइड करना है ना कि सम्राट चौधरी जी। होंगे या नित्यानंद राय होंगे या संजय जायसवाल होंगे या नितिन नवीन होंगे, ये तो बीजेपी को डिसाइड करना है। तो इन चीजों से बचना चाहिए। दूसरी बात, विजय सिन्हा की बात आपने आपने कही कि बिल्कुल नीतीश कुमार बैलेंस बनाने में बहुत मतलब उस्ताद माने जाते हैं। सिर्फ सम्राट चौधरी है तो विजय सिन्हा को भी उतना ही प्रमोट कर रहे हैं। सीके अनिल जैसे तेज तरह आईएएस को उनके विभाग में लगाया गया है। और जिस प्रकार से विजय सिन्हा मतलब काम धाम देख रहे हैं, प्रशंसा तो हो ही रही है। लेकिन विजय सिन्हा से भी मेरा ये एक मतलब सुझाव है कि सिर्फ मतलब दिखना, मतलब एक्शन दिखना भी चाहिए। आप जाते हैं, मुजफ्फरपुर ही गए, एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया, आप सीओ को सस्पेंड कर देते हैं। वहां का जो मुसहरी का सीओ है, बहुत मतलब उस पर करप्शन के चार्ज हैं। आप सीओ नहीं, कई जैसे दो सीईओ तीन अच्छा अधिकारी काम को भी कर सस्पेंड रहे हैं। कीजिए ना। देखिए ऋषि जी, मैं आपको बताऊं, कई सीईओ अच्छा काम कर रहे हैं, कई डीसीएलआर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अखबार में पढ़ा, पूर्वी चंपारण जिले में, हमारे जिले में चकिया डीसीएलआर का जो ऑफिस है बिहार में नंबर 1 है कार्यों के निष्पादन में। और वहां के जो डीसीएलआर है रजक साहब, उनका पूरा नाम मैं मिस कर रहा हूं, ठीक ठाक काम कर रहे हैं। तो नहीं तो सवाल जो ये है कि मैं जो अफसर अच्छा काम कर रहे हैं वो क्यों मंत्री के इससे वो करेंगे, वो ठीक करेंगे। और मंत्री भी कोई खराब काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में सभी जानते हैं कि आधे क्राइम जो हो रहे थे उसकी जड़ में कहीं ना कहीं भूमि विवाद था। देखिए, एक बात अभिषेक जी, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं, अपने जिम्मेवारी को समझते हैं, उनको उनको सिर्फ नेताओं की जिम्मेवारी नहीं है, हम पत्रकारों की जिम्मेवारी है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी की उनका उत्साहवर्धन करें। लेकिन जो भ्रष्ट हैं उन पे कार्रवाई कीजिए, क्योंकि शासन हनक से चलता है। यदि आप सिर्फ 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 डांट फटकार के आप छोड़ देंगे तो वो फिर उससे मैसेज सही नहीं जाता है। आप एक दो ऐसे अधिकारी जो भ्रष्ट है उस पर कार्रवाई कीजिए, सस्पेंड कीजिए, फिर देखिए ना कैसे सिस्टम जो है पटरी पर आता है। तो विजय सिन्हा बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, इससे बात सहमत हूं मैं। जहां तक पॉलिटिकल एंगल की बात है,
तो बिल्कुल आपने सही कहा, एक ओबीसी है, एक जनरल कास्ट से है। और नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के तुलना में विजय सिन्हा को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं। हालांकि पूर्व में यदि आप देखें तो ललन सिंह और विजय सिन्हा का क्या रिलेशन रहा है तो आप भी जानते हैं। अभी चुनाव में भी देखा आपने, वहाँ के एसपी और डीएम से किस प्रकार से उनका मतलब एक इंटरेक्शन हुआ। और जो आदमी डिप्टी सीएम हो वहाँ का एसपी बात नहीं माने, ये समझ से परे है। तो ठीक है, तो बीजेपी यदि किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहती है तो उसमें नीतीश कुमार तो उस्ताद है, कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे ब्रेक लगाया जाता है। मैंने राजगीर का एपिसोड बताया आपको, राजगीर पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में क्या हुआ। तो ये तमाम चीजें हैं, नीतीश कुमार कहते कुछ और है, करते कुछ और है, बोलते कुछ और है, सोचते कुछ और है। आपने सही कहा, यदि पूरब जा रहे हैं तो पश्चिम खोजिए, दक्षिण जा रहे हैं तो उत्तर खोजिए। ऋषि जी, एक मिनट हम आपको रोकेंगे। देखिए, मैं बताऊं, एक पत्रकार होने के नाते मैं भी विजय सिन्हा जब बिहार में श्रम मंत्री थे या उसके बाद के दौर में, मैं उनको बहुत सीरियसली नहीं लेता था, और शायद ये मेरी गलती थी। और होता भी है कि राज्य सरकार में जो मंत्री होते हैं, हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता करते हैं, चूंकि होम स्टेट है तो जानना चाहिए, नहीं जानते थे, लगता था बहुत सारे मंत्री। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने देखा कि विजय सिन्हा सत्ताधारी गठबंधन के विधानसभा अध्यक्ष थे। मतलब इस मामले में मानना पड़ेगा कि विजय सिन्हा ने एक मंत्री के जवाब पर 12 या 14 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने के लिए पूरी अनुमति दे दी सदस्यों को, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो। और इसको एक मतलब प्रशंसा की जानी चाहिए इस अप्रोच की कि भाई एक मंत्री के जवाब पर अगर स्पीकर 12 और 14 पूरक प्रश्न पूछने के लिए दे रहा है अनुमति, तो निश्चित तौर पर इसे एक निष्पक्ष अध्यक्ष माना जाएगा। कम से कम उस भूमिका में मैं मानता हूं कि वहां पर विजय सिन्हा के बारे में, आजकल आप देखिएगा सदन में जिनको अध्यक्षता की जिम्मेदारी मिलती है उसमें बहुत कम लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो सत्ता पक्ष के प्रति एक पक्षीय झुकाव नहीं रखते। सोमनाथ चटर्जी जैसे न्यूट्रल लोग कम मिलेंगे आपको। अब उसमें विजय सिन्हा की भूमिका थी, तो पहली बार मैं आपको बता रहा हूं अपना अनुभव कि पहली बार मैंने उन्हें सीरियसली लिया था कि नहीं, ये आदमी गंभीर किस्म के आदमी है, इनको बीजेपी को ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन चूंकि चर्चा हम बिहार की राजनीति पर कर रहे हैं, हम वही वापस आ रहे हैं। ये बताइए कि अब बिहार की राजनीति में चूंकि संख्या बल का बड़ा महत्व होता है, सारा खेल जब संख्या बल के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो उस खेल को आप किस तरह से देखते हैं? तेजस्वी यादव भी आजकल में पहुंचने वाले हैं पटना, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। देखिए, जब तक बीजेपी के तरफ से ऐसा कोई मतलब ऑपरेशन शुरू नहीं किया जाता, तब तक नीतीश कुमार बिल्कुल मतलब नीतीश कुमार के लिए कंफर्ट जोन है। नीतीश कुमार यह जरूर चाहेंगे कि जो उनकी संख्या 100 के आसपास हो, उसमें वो लगे भी हुए हैं। मैंने कल भी कहा आपको, कांग्रेस के कुछ विधायक संपर्क में है, एआईएम के विधायक संपर्क में है, बसपा के एक विधायक हैं, संभवतः वो 14 तारीख के बाद वो जेडीयू में शामिल हो जाए। एक जो सहरसा से विधायक हैं गुप्ता जी, उनकी भी संभावना है। और कल हम लोगों ने स्टोरी चलाया भी था रालोसपा को लेकर, रालोसपा के 3 विधायक संपर्क में हैं। हो सकता है कि रालोसपा का विलय ही हो जाए जेडीयू में। तो ये रस्साकसी चल रही है जेडीयू में कि कैसे जो संख्या है बीजेपी के तुलना में जेडीयू की संख्या जो है अधिक हो, जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने। जहां तक जेडीयू बीजेपी के संबंध की बात है, संबंध में रिफ्ट तभी आएगी जब बीजेपी यह प्रयास करेगी, हालांकि बीजेपी प्रयास कर रही है, इसका भनक नीतीश कुमार को होगा ही। आपने आपने ही इस खबर को ब्रेक किया था कि कैसे नीतीश कुमार के 2 महत्वपूर्ण सहयोगी और एक ब्यूरोक्रेट को अमित शाह ने गुप्त मैंने नहीं तरीके किया से, था, इंडियन एक्सप्रेस ने किया था, क्योंकि मैं डिजिटल आपने मीडिया इंडियन में मैंने एक्सप्रेस के हवाले से ब्रेक किया था। मैं समझता हूँ यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले पत्रकार आप रहे होंगे जिन्होंने इस स्टोरी को ब्रेक किया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी पर्दे के पीछे इस ऑपरेशन को अंजाम देने में लगी हुई है। लेकिन जब तक आमने सामने वाली बात नहीं बनेगी, नीतीश कुमार भी कुछ बड़े स्टेप मुझे नहीं लेने वाले हैं। लेकिन भविष्य की तैयारी हर व्यक्ति, हर पार्टी करता है। एक सवाल इसमें जुड़ा हुआ है ऋषि जी, संक्षेप में जवाब चाहेंगे। दही चूड़ा खाने नीतीश कुमार, चर्चा है कि इनविटेशन है उनको, या इनविटेशन मिलने जा रहा है। कहां से? जो आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है जिनको, वहीं से। क्या दही चूड़ा खाने नीतीश कुमार जाएंगे 2024 में?
जब दही चूड़ा खाने गए थे तो महज 7 मिनट में नीतीश कुमार वहां से निकल गए थे, और 7 मिनट में वहां से निकले थे और 14वें दिन, 14 जनवरी से 28 जनवरी, 14वें दिन गठबंधन से भी निकल गए थे। क्या इस बार दही चूड़ा खाने जाएंगे तो वापस क्या 7 मिनट की जगह आपको लगता है कि कम से कम 35-40 मिनट रुकेंगे? देखिए, राजनीति में संकेतों का बड़ा महत्व होता है। जी, वह 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति को मतलब आप जिधर इशारा कर रहे हैं यानी तेजस्वी यादव यानी लालू राबड़ी आवास वो जाते हैं, तो एक बड़ा बड़ा संकेत तो पत्रकारों को और राजनीतिक पंडितों को देंगे ही। हम लोगों को विश्लेषण करना है कि इसका मतलब क्या मतलब मायने हैं। तो हालाँकि पॉलिटिक्स में एक कर्टसी कॉल भी होता है, कर्टसी मीट भी होता है, लेकिन बिहार की राजनीति विगत 10-15 सालों में ऐसी रही है कि थोड़ा भी मूवमेंट इधर से उधर हुआ तो ऐसा लगता है, और लगता है क्या बाद में ये सही भी साबित हुआ है। ये कि जो संकेत मिले हैं वो प्रतिफलित होते हुए दिखा है। जब आपने आपने ही बताया कि वो 7 मिनट के लिए जब गए, उसके बाद 14 दिन के बाद सरकार गठबंधन मतलब इधर से उधर हो गया। मतलब आपके भाषा में कहें तो स्टेपनी बदल गया। तो संकेत के बहुत राजनीति में बहुत इसको महत्वपूर्ण स्थान हमारी होता है। भाषा में मत कहिए। दरअसल 20 साल से तुम बिहार में ही देख रहे हैं कि बिहार में विपक्ष परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है, सच्चाई है। तो फिर बिल्कुल। हम कैसे कहें कि बिहार में सत्ता, इस बार भी जनता ने जनादेश दिया है, वो सत्ता परिवर्तन की परिस्थितियों को तो निर्मित करता नहीं दिखता है, लेकिन विपक्ष दूल्हा परिवर्तन की दूल्हा वही गुंजाइश है, जनता ने बारात छोड़ बदल दी है। जाता जी। है। ड्राइवर वही है, खलासी बदल जाते हैं। चलिए, अब ड्राइवर खलासी की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार में नीतीश कुमार निकलने वाले हैं, निकलने के लिए तैयार है। कहां? यात्रा पर, बिहार की यात्रा पर नीतीश कुमार निकलने के लिए तैयार है। और दही चूड़ा खाने कहां जाएंगे? थोड़ा इंतजार कीजिए। दही चूड़ा खाने अगर 10 सर्कुलर रोड पर नीतीश कुमार पहुंचते हैं तो बिहार की राजनीति का रोड भी कहीं ना कहीं एनडीए से दूर जाता हुआ दूसरी तरफ दिखाई दे सकता है। इंतजार कीजिए दही चूड़ा का, और दही चूड़ा के बाद नीतीश कुमार निकलने वाले हैं बिहार की यात्रा पर। तो देखते हैं क्या चल रहा है बिहार में। और आने वाला 3-4 हफ्ता बिहार की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ रहा है। और ऋषि जी भी इस बात से सहमत है कि कुछ कुछ तो है जिसकी परतें अभी खुलनी बाकी है। तो पिक्चर अभी बाकी है, देखिए पिक्चर किस रूप में रिलीज होती है। ऋषि जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।